हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जय सिंह यादव आपके अपने चैनल एग्जाम स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम पॉलिटी की क्लास को लगातार आपको बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। और आज ही हमारी पॉलिटी में जो है पॉलिटी में मौलिक अधिकार की चौथी क्लास है। इस क्लास में हम ये जानेंगे कि जो है भाग 3 का ये जो आर्टिकल होगा, आर्टिकल नंबर 22, 23 और 24 किसका अध्ययन करेंगे? 22, 23 और 24 नंबर आर्टिकल का अध्ययन करेंगे। जैसे कि पिछली वाली क्लास में हमने आपको ये सब बता दिया था कि भाई 19 में क्या है, 20 में क्या है, ठीक है, 21A में क्या है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 21A में मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, उसमें क्या है ये बता दिया गया था। तो आज जो पढ़ने वाले हैं ये इतना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, एक बात और बता दें कि ये जो हमारे संविधान में मौलिक अधिकार है ना, संविधान में जो मौलिक अधिकार दिया गया है, ये किसी एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ये, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि वैसे भी लोगों के लिए क्या होता है, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक ना। अपने अधिकार को हर व्यक्ति को जानना चाहिए, क्या क्या अधिकार होते हैं। तो आज हम इस तरीके से आपको बताने का प्रयास करेंगे ताकि बहुत जो कम पढ़े लिखे भी हों वो भी समझ जाएं चीज़ों को, ठीक है। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि जब हमें पहले मैं आपको एक भूमिका तैयार कर देता हूँ कि जब व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है तो उसके पास क्या क्या अपने अधिकार होते हैं, ठीक ना। वो क्या पुलिस गिरफ्तार कर लेने के साथ जो मर्जी उसके साथ वो करे? नहीं, उसके भी अपने कुछ अधिकार होते हैं। संविधान ने हमें वो अधिकार दे रखा है और वो कौन कौन से आर्टिकल में दे रखा है और क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं, उसी के बारे में यहाँ पर हम अच्छे से समझते हैं। तो हमारे संविधान का एक आर्टिकल है जिसका नाम है, ठीक ना, आर्टिकल 22 यानी 22 क्या कहता है? कहता है गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। निरोध का मतलब यहाँ पर आप ऐसा समझ सकते हो कि जैसे लोगों को नज़रबंद कर दिया जाता है, ठीक ना, जो बड़े बड़े लोग होते हैं तो नज़रबंद। और यहाँ पर लिखा हुआ है गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण, ठीक है ना। अब ये गिरफ्तारी से पहले समझ लेते हैं क्या होता है। गिरफ्तारी का मतलब होती है दो प्रकार से। एक गिरफ्तारी वो होती है जिसे कहते हैं दांडिक विधि के आधार पर। दांडिक विधि के आधार का मतलब क्या होता है? दांडिक विधि का अधिकार का मतलब ये होता है कि जब कोई व्यक्ति अपराध करे और अपराध के बाद की गिरफ्तारी, यहाँ पर लिख सकते हो, यहाँ पर लिख सकते हैं अपराध के बाद की जो गिरफ्तारी होती है, अपराध के बाद की जो गिरफ्तारी होती है, ठीक है, उसी को यहाँ पर क्या नाम दिया जाता है? दांडिक विधि के आधार पर गिरफ्तारी। दूसरा क्या होता है? निवारक निरोध कानून के आधार पर। मतलब क्या होता है कि वह व्यक्ति अपराध किया ही नहीं है, शंका के आधार पर ये जो गिरफ्तारी होती है, यानी कि अपराध के पहले की गिरफ्तारी आप समझ गए होंगे, दो प्रकार से होती है, ठीक ना। तो एक अपराध कर देने के बाद की गिरफ्तारी होती है, एक अपराध जो है जो व्यक्ति किया नहीं रहता उसके पहले ही गिरफ्तारी हो जाती है। तो उसके बारे में अनुच्छेद 22(4) और 22(5) में बताया गया है। इसमें 22(1) और 22(2) में बताया गया है, ठीक है ना। 22(3) एक अपवाद जो बता दूंगा, हालांकि ज्यादा आता नहीं है, ठीक ना। 22 फर्स्ट में क्या कहा गया है? इसमें दो बातें लिखी गई हैं। पहली बातें क्या लिखी गई हैं? गिरफ्तारी का कारण पूछने का अधिकार। कोई पुलिस आती आपको गिरफ्तार कर लेती है, आपको क्या कहना होगा कि क्यों जी, क्यों गिरफ्तार कर रहे हो, कहाँ लेके जाना है, किस कारण बताओ, गिरफ्तारी का कारण, ठीक ना। आप पूछने के हकदार होते हैं, ये पूरा आपका अधिकार है, हमारा संविधान आपको अधिकार देता है। आप उससे पूछिए कि आप मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, उससे क्या पूछोगे? मान लो उसने गिरफ्तार कर लिया, जो कुछ बताया, ठीक है। उसके बाद अपने मनपसंद व्यक्ति, कोई भी जो कानून का जानकार होगा या कोई भी व्यक्ति हो, आप उससे सलाह ले सकते हो, परामर्श वगैरह कर सकते हो कि भाई हम गिरफ्तार हो चुके हैं, इसके बाद की प्रोसेस क्या है। तो वो आपको यहाँ पर अधिकार मिला होगा, मनपसंद व्यक्ति से अपना क्या कर लेना है? परामर्श ले लेना है। तो ये दो बातें 22(1) में लिखी हुई हैं, 22(1) में लिखी हुई हैं। 22 सेकंड में क्या लिखा हुआ है? 22 सेकंड में लिखा हुआ है 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा आपको। यदि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है तो उस पुलिस को 24 घंटा के अंदर उस जो जिले में आपको गिरफ्तारी, जहां पर आपको गिरफ्तार किया है, ठीक है, वहां पे मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटा के अंदर ही आपको
उसके सामने क्या करना होगा, पेश करना होगा। ठीक है, अगर वो नहीं पेश करता है तो उसे आपको छोड़ना होगा। अच्छा, पेश कहाँ पर होना होता है, तो पेश वहीं किया जाता है जहाँ पर जिस जिले में आपने क्राइम किया था। आपका निवास स्थान क्या है कोई मतलब नहीं है, आप जिस भी जिले में क्राइम करेंगे उस जिले के मजिस्ट्रेट के सामने, ठीक है, वहाँ की पुलिस को पेश करना होगा गिरफ्तारी के बाद। और गिरफ्तारी करने के लिए मान लो आपने सुल्तानपुर में कोई दिक्कत कर दी और आपको गिरफ्तारी की जो है गिरफ्तार दिल्ली में किया जा रहा है, तो लाने में समय लग जाता है। क्या होता है, लाने में समय लग जाता है। तो लाने और आने जाने में जो पुलिस आप जाएगी आएगी, उसका रास्ते में लगा समय को छोड़ दिया जाता है 24 घंटे के अंदर। तो 24 घंटे में आपको क्या नहीं याद रखना है, 24 घंटे में क्या नहीं जोड़ा जाता है, आने जाने का समय। ठीक ना, क्या नहीं जोड़ा जाता है, तो आने जाने का समय नहीं जोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर आप याद रखेंगे कि जो आने जाने का समय है वो नहीं यहाँ पर जोड़ा जाता है। ठीक ना, तो ये 22 यहाँ पर आपका हो गया, 22 फर्स्ट हो गया और 22 सेकेंड हो गया। तो इंपॉर्टेंट बात है, इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो वनडे एग्जाम में क्या होता है, बहुत पूछा जाता है कि बहुत ही आईएमपी है, 24 घंटे के अंदर 24 घंटा आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। आइए चलते हैं, हम पढ़ते हैं 22/4 और 22/5 के बारे में। ठीक ना, तो 22/4 22/5 में क्या दिया हुआ है उसके बारे में देखते हैं। तो देखते हैं कि इसके पहले तक हमने आपको बता दिया था कि 22 सेकंड तक, 22 थर्ड आपसे ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। 22 फोर्थ यहाँ पर देखते हैं कि 22 फोर्थ में क्या लिखा हुआ है। 22 फोर्थ में क्या है कि निवारक निरोधक, जो निरोध है ना, निवारक निरोध 3 माह से अधिक नहीं किया जाता। मान लो कि पुलिस किसी व्यक्ति को बिना जो है किसी अपराध के जो गिरफ्तार कर लेती है, तो उसे 3 माह तक नजरबंद करके रखा जा सकता है। ठीक है, लेकिन ये समय है परामर्शदात्री बोर्ड बनाया जाएगा जिसमें हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जज वगैरह रखे जाते हैं। उनकी सलाह पर क्या होगा ना कि इस समय को बढ़ाया जा सकता है। ठीक ना, ये 3 माह का जो समय है इसे और आगे तक बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ से सवाल पूछा गया एक बार कि निरोधक जो 3 माह का समय है वो किसके आधार पर बढ़ाया जा सकता है, तो परामर्शदात्री बोर्ड के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। अगला क्या है, निवारक निरोध कानून। क्या है यहाँ पर, निवारक निरोध कानून, मतलब इसी के तहत सरकार को जब आवश्यकता होती है देश में किसी कानून की कि इस कानून के तहत भारत में बढ़ रहे क्राइम को रोका जा सकता है, तो भारत सरकार क्या करती है, अलग अलग अपने अपने समय पर क्या ला लेती है, कुछ कानून ला लेती है। जैसे क्या लेकर के आया गया था, तो विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी निवारक अधिनियम लाया गया 1974 में और ये चल रहा है। दूसरा क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, रासुका, बहुत भयंकर कानून होता है ये, जिसे हम एनएसए भी कहते हैं। ठीक है, एनएसए 1984 से ये लागू है और चल भी रहा है। गैर कानूनी गतिविधियां जो निवारक होती हैं, निवारक अधिनियम लाया गया 2014 में, जिसे यूएपीए के नाम से जाना जाता है और चालू है। यहाँ से सिंपल वे में प्रश्न पूछता है वनडे एग्जाम में कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एग्जाम चालू है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर क्या पूछता है, सिर्फ इतनी सी बातें पूछता है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा निवारक कानून जो है वर्तमान में लागू है, ये आपसे पूछता है। तो उसमें से हमें ये याद रख लेना है एनएसए, जिसे रासुका कहते हैं, यूएपीए याद रख लेना है। ठीक ना, ये पूछा जाएगा मीसा क्या चल रहा है, नहीं तो 1971 में चला था, 1977 में बंद कर दिया गया था, उस समय देश में इमरजेंसी लागू थी। ठीक है ना, तो इसे आप यहाँ पर याद रखें। मैंने आपको 2 चीज़ें बताई, जल्दी से ध्यान से फिर से बता रहा हूँ। क्या बताया गया था कि मैंने कहा गिरफ्तारी 2 प्रकार से होती है, एक क्राइम करने से पहले, एक क्राइम करने के बाद। ठीक ना, क्राइम करने के बाद जो गिरफ्तारी होती है उसमें आता है 2 अनुच्छेद पढ़ना है, 22(1), 22 सेकंड। लेकिन जो गिरफ्तारी करने से पहले जो मतलब अपराध करने से पहले जो गिरफ्तारी होती है उसको नाम दे, उसमें कौन कौन से आर्टिकल पढ़ने हैं, वहाँ पर आर्टिकल पढ़ने हैं आपको 3। ठीक है, एक 22(4) होता है, 22(5), 22(6) होता है, लेकिन आपको जो है आता है उसमें, लेकिन पढ़ना कितना है, तो पढ़ना आपको 22(4) है। ठीक ना, तो यहाँ से सवाल आपको पूछा जाता है और 3 माह तक बाकी ये सारी चीज़ें पढ़ लेनी है। तो ये यहाँ पर आपका समाप्त हो जाता है क्या, 22। आपको अपने अधिकार पता चल गए होंगे कि गिरफ्तार होने के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक हम जो अधिकार पढ़ चुके हैं वो 2 पढ़ चुके हैं। ठीक ना, एक है स्वतंत्रता, एक है आपका जो है समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। हमारा जो तीसरा अधिकार है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार है। किसके अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। इस अधिकार में 2 आर्टिकल आते हैं, ध्यान देता हूँ। इसमें आता है
अनुच्छेद 23 और 24, ठीक है। इसमें दो अनुच्छेद आते हैं, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो अनुच्छेद 23 क्या कहता है? अनुच्छेद 23 से कहता है कि बलात्श्रम एवं मानव दुर्व्यापार पर प्रतिबंध लगाता है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 23। अब ये बलात्श्रम क्या होता है? बलात्श्रम में इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? बेगारी, बंधुआ मजदूरी, दास प्रथा शामिल है। आप कहोगे सर बेगारी क्या है? बेगारी का मतलब ये किसी को बुलाया, काम करवाया, पैसा नहीं दिया, खिलाया, भगा दिया, ये चल रहा था ऐसे। बंधुआ मजदूरी में क्या हुआ? आपने किसी से मान लो कि पैसा ले लिया और वो जमा नहीं कर पा रहा है, ठीक ना, उसे दे नहीं पा रहा है, तो आप उसको क्या करते हैं? जबरन उससे काम करवाते हैं, ठीक ना। दास प्रथा, किसी को आप दास के तौर पर दासी बना के रख रहे हैं, ठीक ना, सिर्फ काम करवा रहे हैं, बाकी कुछ नहीं, ठीक है, उसको कोई भी व्यवस्था नहीं दे रहे हैं। तो इस तरीके से ये बलात्श्रम होता है और ये हमारे समाज में बहुत ज़्यादा व्याप्त था, ठीक है, अभी भी व्याप्त है। और मानव दुर्व्यापार में क्या है कि इसमें स्त्रियों एवं बच्चों को अनैतिक व्यापार, मतलब होता है ना कि मानव व्यापार में जैसे कि बच्चों को, व्यक्तियों को, औरतों को क्या क्या आता है? खरीद फरोख्त, मतलब बेचा खरीदा जाता है, ठीक ना। तो ये इस पर जो प्रतिबंध लगाता है ये हमारा आर्टिकल नंबर 23। तो आप यहाँ पर आप इसको समझ गए होंगे कुछ बातें। यहाँ पर इसमें एक अपवाद है। अपवाद क्या है कि स्वेच्छा से किया गया कार्य जो है, जैसे आप गए और किसी के लिए आपने स्वेच्छा से कार्य कर दिया, तो वो क्या आपका जो है बलात्श्रम के तहत आएगा? तो नहीं, बलात्श्रम के तहत नहीं आने वाला है, ठीक है ना। इसको आप याद रखें, थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं यहाँ पर IMP लिख रहा हूँ, खास करके वनडे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। 24 में क्या लिखा गया है? 24 में कहा गया है, 24 देखो, 24 में 4 आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है? 4 आ रहा है, 14। 24 यहाँ पर 14 वर्ष तक के कम बच्चों को कारखानों या जोखिम वाले स्थानों पर नियोजन का प्रतिबंध है। मतलब यहाँ पर आप इसको मेरी भाषा में समझें कि जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको ऐसी जोखिम जगह पे काम नहीं दिया जा सकता, नहीं करवाया जा सकता है जो उनके लिए खतरनाक हो, ठीक है ना, जो जोखिम भरा हो, जो उनके स्वास्थ्य को लेकर के, ठीक ना, उनको सेफ्टी को लेकर के बहुत सारी समस्याएं हो, वहाँ पर उन्हें काम नहीं दिया जा सकता है। अगर काम देने वाला व्यक्ति काम देता है तो वो भी अपराधी ही है, और जो काम पर भेज रहा है माता पिता, वो भी अपराधी की कैटेगरी में आता है, ठीक है। इस बात को आप नोट कर लें। इससे संबंधित एक अधिनियम लाया गया जिसका नाम दिया गया बलात्श्रम अधिनियम 1986 में। अच्छा, ये अधिनियम ना, इसी के तहत ये अधिनियम जितने भी लाए जाते हैं ये संसद के द्वारा लाए जाते हैं। किसके द्वारा लाए जाते हैं? संसद के द्वारा। संसद में लाया गया और इसमें कुछ चीजों को स्पष्ट किया गया। कहा गया कि इसमें संशोधन भी किया गया 2016 में, और कहा गया किसी भी उद्योग या व्यापार में 14 वर्ष तक के बच्चों को नियोजित पूर्णतया प्रतिबंधित है। प्रतिबंधित का मतलब यहाँ पर ये है कि वो प्रतिबंधित है, ठीक ना, मतलब उसे कोई भी किसी प्रकार का काम पर नहीं लगाया जा सकता है। यहाँ तक कि घरेलू और होटलों के भी जो कामकाज होंगे इत्यादि जगहों पर भी इन्हें काम नहीं दिया जा सकता है। लेकिन मैं आपको कुछ बातें लिखा नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि कुछ चीज़ों में 14 साल से कम बच्चों को, जैसे कुछ आपने देखा होगा फिल्मी दुनिया में काम करते हुए टीवी वगैरह में आते रहते हैं, तो क्या उनको ये परमिशन वो संवैधानिक है? हाँ है, क्योंकि वो ऐसा कहा गया है यहाँ पे संविधान में बताया गया है आगे कि जो मैं बोल देता हूँ कि जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, अगर डीएम से परमिशन ले ली जाए, उस जिले के डीएम से, तो उनसे कुछ फिल्मी इत्यादि जगहों पर जो फिल्म वगैरह बनती है उसमें 3 घंटे काम कराया जा सकता है, ठीक ना। पढ़ाई के अतिरिक्त उनसे 3 घंटे काम लिया जा सकता है, लेकिन उसकी टाइमिंग है। टाइमिंग क्या है लिए जाने की? तो टाइमिंग होती है सुबह 8 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक। ये आपको व्यवहारिकता से सीख लेनी चाहिए, ठीक ना। हालांकि एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन आप इसे इतना याद रखें। और मैंने बता दिया कि अगर किसी 14 साल से कम बच्चे को काम पर भेजने वाला व्यक्ति भी अपराधी है और काम देने वाला भी व्यक्ति अपराधी है। इसमें अपराध कितना बड़ी सजा है, सजा की अगर हम बात कर लें, यहाँ पर बता देता हूँ कि अगर भेजने वालों को पता है, भेजने वालों को 20,000 से 50,000, ठीक ना, 50,000 तक जुर्माना है, और 6 माह से लेकर के ये आपका 2 साल तक,
ये 2 साल नहीं है, नहीं ठीक है, कितने 2 साल, 2 साल तक क्या यहाँ पर उससे सजा हो सकती है, जो काम दे रहा है और जो काम पर भेज रहा है। तो इसे आप अच्छे तरीके से याद रखें। पहली गलती अगर करता है तो ये सजा है, दूसरी गलती करेगा, दूसरी बात भी अगर ऐसा होता है तो और ज़्यादा। लेकिन इसके साथ साथ याद रख लें कि मान लो किसी के घर में कोई व्यापार या दुकान चल रही है और उसके बच्चे आते हैं, उसके साथ काम करते हैं, तो अपराध नहीं कहलाएगा। ठीक ना, आप यहाँ पर मुझे लगता है कि अच्छी तरीके से इसे समझ गए होंगे। तो आपको ये अपने जीवन में भी हमेशा के लिए याद रखना है, और ख़ास करके हमारे एग्जाम व्यू से अगर हम देखें कि वनडे लेवल में क्या ये आता है, बहुत आता है। ठीक ना, 23 और 24 अंतर क्या है इसमें? इसमें 14 साल से कम बच्चों को जोखिम वगैरह से काम नहीं कराया जा सकता, और 23 में क्या है, इसमें जो भी व्यक्ति होते हैं उनके साथ बेगारी, बंधुआ मजदूरी, दास प्रथा और स्त्रियों और बच्चों को के साथ अनैतिक कार्य या उनको खरीदना और बेचना, ये सब पूरा का पूरा असंवैधानिक है। ठीक ना, बहुत बड़ा कानूनी अपराध है। तो इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। हम अगले दिन अगले वीडियो में इसे कंटिन्यू रखेंगे। आप लोगों से निवेदन है कि इसे पूरा देखा करें, एक बार तो ज़रूर देखा करें, और देखने के बाद उसमें जो कमियां हैं उसको आप कमेंट में बताया करें। ठीक है, और इसके साथ साथ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक ना, एक किसी लाइक और सब्सक्राइब कर देने से आपका कुछ नहीं जाता। ठीक है, और हमें लेकिन बहुत कुछ मिल जाता है। तो हमें पूरी उम्मीद है आप ऐसा ज़रूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।